नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले कुछ वीडियो में कोशिका के बारे में देखा था। अब ये क्लास हमारी कोशिका से संबंधित एक रिवीजन क्लास है। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखे, देखने की ज़रूरत, अगर उन्होंने एक बार कोशिका को पढ़ रखा है तो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम पूरी कोशिका को फटाफट से रिवाइज करने वाले हैं। देखिए, हमने विज्ञान की जब शुरुआत की थी तो हमने कहा था कि हम विज्ञान में क्या पढ़ते हैं, पदार्थ। पदार्थ क्या है? जो भी वस्तु जो स्थान घेरती है या जिसको हम अपने 5 सेंस ऑर्गन से महसूस कर पाते हैं, वो सभी चीज़ें क्या है, पदार्थ। और पदार्थ को बायोलॉजी में कैसे पढ़ा जाता है, हमने देखा था कि पदार्थ दो तरह के होते हैं, एक सजीव पदार्थ और एक निर्जीव पदार्थ, है ना। तो हम यहाँ उसका अंतर देखने वाले हैं। और इस कोशिका वाले पाठ्यक्रम में आगे क्या होता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिकाओं में अंतर होता है, प्लांट और वर्सेस एनिमल कोशिका में अंतर होता है, वृद्धि और जनन हमने इस तरह से देखा था। और हमने पढ़ा थे कोशिकांग। तो ये सभी हम यहाँ बारी बारी से रिवाइज करने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको इस वीडियो में पूरी कोशिका का रिवीजन होने वाला है, ठीक है। तो और प्रश्न यहीं से आते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में आप देख लो, यूपीएससी तक के एग्ज़ाम में प्रश्न यहीं से आते हैं और यही आते हैं। तो आपको पूरा कोशिका से संबंधित कंसेप्ट क्लियर होने वाला। हमने देखा था सजीवों का शरीर किसका बना होता है, कोशिका से बना होता है। तो पूरा कोशिका वाला चैप्टर आपको यहाँ रिवाइज होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना। आप वीडियो को 2x भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं बारी बारी से। सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, यूकैरियोटिक क्या होते हैं, प्लांट क्या होते हैं, एनिमल सेल क्या होती है, और वृद्धि और जनन क्या होता है, और कोशिकांगों के बारे में देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं पदार्थ दो तरह के होते हैं, एक होता है सजीव पदार्थ, एक होता है निर्जीव पदार्थ। सजीव में ऐसा क्या होता है जो उन्हें सजीव बनाता है, तो सजीवों का शरीर किसका बना होता है, कोशिका का बना होता है ना। सजीवों का शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बनाता है। उन कोशिकाओं में क्या होते हैं, जैव प्रक्रम होते हैं, जैव प्रक्रम होते हैं। वो जैव प्रक्रम उनको क्या, जीवन देते हैं, ठीक है। और सजीवों में क्या होता है, अंतराण्विक गति होती है, मतलब सजीवों में होती है वृद्धि। इस तरह से निर्जीव में न तो कोशिका होती है, न उनमें जैव प्रक्रम होंगे, और न ही उनमें गति होगी। गति हो सकती है लेकिन अंतराण्विक गति नहीं। तो वो निर्जीव क्या करते हैं, वृद्धि नहीं करते हैं। अब हम देखने वाले प्रोकैरियोट कोशिका क्या होती है और यूकैरियोट कोशिका होती है। देखिए, प्रोकैरियोट एक अल्प विकसित कोशिका होती है। हमने देखा था कोशिका के भीतर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोट कोशिका में क्या होता है, केंद्र के चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती है ना। तो इनका केंद्र के क्षेत्र सुव्यवस्थित नहीं होता है। जबकि यूकैरियोट कोशिका क्या होती है, एक सुव्यवस्थित केंद्रक होता है उसके अंदर, है ना। प्रोकैरियोट कोशिका में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोट कोशिका में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट कोशिका में क्या होता है, कोशिकांगों, झिल्ली-युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोट कोशिका में क्या होता है, झिल्ली-युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। ओके, अब देखने वाले हैं फटाफट पादप कोशिका और जंतु कोशिका का अंतर, है ना। तो पादप कोशिका को हमने देखा था, पादप कोशिका किस तरह से बनाई थी हमने। पादप कोशिका में एक बहुत बड़ी कोशिका भित्ति पाई जाती है, मोटी, इस तरह से चौकोर बनाई थी हमने। तो इस आकार के रूप में देखें तो पादप कोशिकाएं चौकोर होती है, जबकि जंतु कोशिका गोलाकार होती है। पादप कोशिका में क्या होता है, एक बाहर एक मजबूत कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इस तरह से उसके बाद कोशिका सेल मेम्ब्रेन होती है, केंद्रक होता है और साइटोप्लाज्म होता है, ये देखा था, है ना। तो जंतु कोशिका में क्या होता है, ये बाहर सेल मेम्ब्रेन होता है, अंदर केंद्रक होता है और बीच में इस तरह से जेलीनुमा पदार्थ या साइटोप्लाज्म होता है, जिसमें कई सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। पादप कोशिका में क्या होता है, पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है ना, हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक क्या करता है, उनको प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है ना। तो पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। क्या इस तरह की कोई संरचना जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। जंतु क्या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, नहीं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में एक श्वसन वर्णक पाया जाता है उनकी आरबीसी में, जो ऑक्सीजन को बांधता है। तो जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है, श्वसन वर्णक, है ना, आरबीसी। पादप कोशिकाओं में क्या रक्त पाया जाता है, नहीं, जंतु कोशिका में रक्त पाया जाता है जिसमें होता है आरबीसी। आरबीसी में क्या होता है, श्वसन वर्णक होता है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को बांधता है और प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है, ठीक है। पादप कोशिका में इस तरह की संरचना नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में क्या होता है, एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है जो भोजन और पानी का स्टोर करती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका नहीं पाई जाती या बहुत छोटी होती है ना। पादप कोशिका में तारककाई नहीं पाए जाते हैं। तारककाई क्या होता है, तारककाई तर्क तंतु का निर्माण करते हैं कोशिका विभाजन के समय। तो पादप कोशिका में क्या तारककाई नहीं पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में तारककाई पाए जाते हैं और तर्क तंतु का निर्माण करते हैं और कोशिका विभाजन में सहायक होती है।
पादप कोशिका में क्या होता है, कोशिका विभाजन के समय सेल प्लेट का निर्माण होता है। इस तरह से कोशिका जब विभाजित होती है तो एक पट्टीनुमा संरचना बनती है। जंतु कोशिका में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, कोशिका अंदर से अंतर्वलन द्वारा दो कोशिकाओं में बदल जाती है ना। तो इनमें कोशिका विभाजन कैसे होता है, अंतर्वलन विधि से होता है। पादप कोशिका में स्टोर जो पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थ, वो किसके रूप में होता है, खाद्य पदार्थों का स्टोर पादप कोशिका में स्टार्च के रूप में होता है, जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन के रूप में। तो हमने ये देखा पादप कोशिका वर्सेस जंतु कोशिका, है ना। यूपीएससी में भी यहीं से प्रश्न आया था कि भाई पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जबकि जंतु कोशिका में नहीं होती है। तो इस तरह से आपको अंतर याद रखना है। प्रश्न अधिकतर प्रश्न यहीं से आते हैं, या फिर प्रश्न आ जाएंगे प्रोकैरियोट कोशिका और यूकैरियोट कोशिका में अंतर से, तो आपको ध्यान रखना है ना। अब देखते हैं, हमने लास्ट में पढ़ा था कि वृद्धि क्या होती है और जनन क्या होती है। वृद्धि में शरीर की प्रत्येक कोशिका भाग लेती है, मतलब कोशिका क्या करती है, अपनी संख्या में वृद्धि करती है। इससे सजीवों के आकार में वृद्धि होती है। आपको क्या ध्यान रखना है, वृद्धि में कोशिका के आकार में वृद्धि नहीं होती, इसके आकार में वृद्धि होती है, सजीवों के आकार में वृद्धि होती है, लेकिन कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है ना। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि की आवश्यकता क्यों होती है, ताकि शरीर क्या सके, वृद्धि कर सके और मरम्मत कर सके। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि की आवश्यकता क्यों होती है, ताकि शरीर वृद्धि कर सके और टूट फूट या मरम्मत कर सके। वृद्धि में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है ना। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, नाम से ही स्पष्ट है, समसूत्री, गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। जबकि हम देखें जनन क्या होता है, केवल लैंगिक कोशिकाओं में होता है ना, लैंगिक कोशिकाओं में। ये लैंगिक कोशिका कहाँ पाई जाती है, जननांगों में, है ना, जननांगों की कोशिकाओं में, जैसे स्पर्म और अंडाणु, स्पर्म और अंडाणु। जनन किसके द्वारा होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है, अर्धसूत्री। इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, पुत्री कोशिकाओं में आधी हो जाती है। अगर आधी नहीं होगी तो गुणसूत्र डबल होते रहेंगे और 46 की जगह कितने हो जाएंगे, 72 या 82, है ना। 46 का डबल कितना होता है, 52 में गुणसूत्र हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। हमने कहा था कोशिका में प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या हमेशा समान रहती है। जैसे मनुष्य का बेटा मनुष्य, तो उसमें कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या हमेशा समान रहेगी, है ना, मनुष्यों में। ऐसा नहीं कि आप में या मुझ में गुणसूत्र की संख्या अलग अलग रहेगी, अलग अलग हो सकती है, वो विकार है ना। एक या दो गुणसूत्र ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसको बोलते हैं विकार, है ना। टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, है ना। तो ये क्या है, विकार है। इसके अलावा विकार की स्थिति नहीं होगी तो क्या होगी, गुणसूत्रों की संख्या हमेशा 46 ही रहेगी प्रत्येक कोशिका में। तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है, जनन होता है। और फिर अर्धसूत्री विभाजन दो तरह का होता है, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड में क्या होता है, समसूत्री की तरह होता है। इस तरह से एक पुत्री कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है जनन में, है ना। और इन सब में गुणसूत्र की संख्या कितनी है, 23, है ना। तो इस तरह से हमने देखा वृद्धि क्या होती है, जनन क्या होती है। वृद्धि क्यों की जाती है, ताकि सजीवों के आकार में वृद्धि हो सके, है ना। वृद्धि में क्या होता है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, सजीवों के आकार में वृद्धि होती है ना। और संख्या में वृद्धि क्यों करनी है कोशिकाओं को, ताकि वो शरीर में टूट फूट कर सके, शरीर की वृद्धि कर सके। किसके द्वारा होती है, समसूत्री विभाजन के द्वारा होती है। ये आपको ध्यान रखना है ना। अब देखते हैं, कोशिकाओं के बारे में भी पढ़ा था हमने, तो बारी बारी से सभी कोशिकाओं के कार्यों के बारे में देख लेते हैं। हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, कोशिका ध्रुव में पाया जाता है। किसके कोशिका ध्रुव में, यूकैरियोट कोशिका के कोशिका ध्रुव में पाया जाता है। किस तरह की संरचना होती है, छड़नुमा संरचना होती है ना। ये क्या करती है, एटीपी बनाती है या कोशिका की ऊर्जा बनाती है। कोशिका की ऊर्जा किसको कहते हैं, एटीपी को कहते हैं। हम जब खाना खाते हैं तो खाना पोषक तत्वों के रूप में प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है हमने, और जब आरबीसी ऑक्सीजन को कोशिका तक ले जाती है तो खाना और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन की क्रिया में हमें क्या पैदा होती है, ऊर्जा पैदा, और वो ऊर्जा कहाँ स्टोर होती है, एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है, और वो हम उस ऊर्जा को काम में लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह की संरचना होती है, इससे नलिकानुमा संरचना होती है, जिनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं, राइबोसोम का काम है प्रोटीन संश्लेषण करना, है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने तरह की होती है, 2 तरह की होती है, एक खुरदरी एक चिकनी। खुरदरी में क्या होता है, राइबोसोम इस तरह से ऊपर पाए जाते हैं। चिकनी में क्या होगा, राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे। ठीक है। तो खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगी, राइबोसोम पाए जाएंगे तो ये प्रोटीन का निर्माण करेगी, जबकि चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, वसा बनाती है, और ये प्रोटीन और वसा मिलकर क्या बनाते हैं, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं, है ना। इसी को बोलते हैं झिल्ली जीवात जनन, झिल्ली जीवात जनन, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना।
तो कोशिका अपनी कोशिका झिल्ली खुद बना रही है, तो इसको बोलते हैं झिल्ली जीवात जनन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या? परिवहन करना। परिवहन कैसे करेगी? ये नलिकानुमा संरचना होती है और इसके ऊपर क्या बनते हैं? राइबोसोम होते हैं। तो प्रोटीन बनते हैं, उन प्रोटीन को नलिकाओं के द्वारा कोशिका द्रव्य में दूर दूर तक पहुँचाती है, जहाँ जिसकी प्रोटीन की आवश्यकता होती है वहाँ तक पहुँचाती है। और इन्हीं से जुड़ी होती है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करती है? उस प्रोटीन को पैकेजिंग करती है। फूड पैकेजिंग का काम कौन करती है? गोल्जी बॉडी। अब देखते हैं एक और कोशिकांग, प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है? कवक। कवक किस में पाया जाता है? सिर्फ पादप कोशिका में। दो तरह का होता है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट करता है प्रकाश संश्लेषण, क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? ये भोजन का संचय करता है पादपों में, है ना, संचय। अब एक और हमने देखा गोल्जी बॉडी क्या करती है? फूड पैकेजिंग का काम करती है ना। किस तरह से? इस तरह पुटिकानुमा संरचना होती है और ये प्रोटीन जब कोशिका द्रव्य में आ जाता है तो उसके चारों तरफ इस तरह पैकेजिंग करती है और जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ पहुँचाती है, या अगर केंद्रक में आवश्यकता होती है तो केंद्रक में एंट्री करके केंद्रक तक पहुँचाती है ना। उसके बाद हमने देखा उस लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम में होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। वो क्या करते हैं? कोशिका में जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलता है ना, कोशिका में पाचन का काम करता है। इसलिए लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? ये कोशिका जब मृत हो जाती है तो उसको भी पचा जाते हैं, इसलिए लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैला कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, शक्तिगृह कहते हैं। यहाँ पे क्या बनती है? ऊर्जा बनती है ना। उसके बाद हमने देखा था वैक्यूल या रिक्तिकाएँ। किस में होती है वैक्यूल या रिक्तिकाएँ? पादप कोशिकाओं में होती है। क्या काम करती है? पोषक पदार्थों या पानी का संचय करती है। पौधों को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए पादपों में क्या होती है? पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है। जंतु कोशिका में प्राय रिक्तिकाएँ नहीं पाई जाती, अगर पाई भी जाएगी तो छोटी होती है। इस तरह से इस सेल चैप्टर का हमने पूरा रिवीजन किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? चलो, इसमें मैंने वैज्ञानिकों के नाम भी ऐड कर रखे हैं, तो वो भी देख लेते हैं फटाफट। वैज्ञानिक, कोशिका से संबंधित कौन कौन से वैज्ञानिक हमने पढ़े? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, है ना, रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने कौन सी कोशिका देखी थी? मृत कोशिका। उसके बाद हमने देखा था ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने क्या की थी? प्याज की जीवित कोशिकाओं को देखा था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? केंद्रक की खोज की थी। जेई पुरकंजे ने जीव द्रव्य की खोज की थी। और हमने देखा था कोशिका सिद्धांत क्या होता है, किन्होंने दिया था? एम स्लीडन और टी स्वान ने। इन्होंने बताया था कि सभी पादपों और सभी एनिमल जंतुओं का शरीर किसका बना होता है? कोशिकाओं का बना होता है। और कोशिका जीवन की क्या है? मूलभूत इकाई है। ये किसने कहा था? एम स्लीडन और टी स्वान ने। विर्चो ने क्या कहा था? उन्होंने बताया था कि सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाएं से बनती है। इसका मतलब उन्होंने विभाजन के बारे में बताया था। इस तरह से हमने पूरा कोशिका चैप्टर का पूरा ओवरव्यू, एक रिवीजन यहाँ पे कर लिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना। ओके, थैंक यू।